हेलो। हाँ, कैसे याद किया भाई? क्या बात कर रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। तो ऐसे मुबारकबाद ऐसे फीकी फीकी उदास से मुँह से क्यों भाई? हाँ यार, वो तो ज़रूरी होता है। चल ठीक है, बात मत करते, हो जाएगा, टेंशन मत ले, ठीक है? परेशान मत हो। मेरा दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड ने और उसने मिलकर डिसाइड करा कि जो है घर पे सबको बता देते हैं, शादी कर लेते हैं। और उनके पेरेंट्स जब मिले तो उन्होंने सोचा कि एक बार पहले कुंडली मिला लेते हैं, गोत्र देख लेते हैं, कहीं गोत्र मैच तो नहीं खा रहा। तो क्या शादी करने के लिए गोत्र का मैच ना खाना ज़रूरी होता है? देखो, गोत्र क्या होता है? गोत्र का मतलब ये होता है कि अगर मैं, जैसे मेरा गोत्र है बंसल, और अगर कोई लड़की है उसका गोत्र भी बंसल है, तो हमारा गोत्र सेम होने की वजह से हमारा कोई भी है एक कॉमन लीनियन एसेंडेंट या डिसेंडेंट हो सकता है, यानी कि एक कॉमन एंसेस्टर हो सकता है, आम भाषा में समझ लो। और अगर कॉमन एंसेस्टर है तो हम या तो सपिंडाज होंगे एक दूसरे के, या प्रोहिबिट रिलेशनशिप में आएंगे। अब देखो, अगर आप हिंदू हो ना, और हिंदुओं में जैन, बौद्ध एंड सिख ये भी इंक्लूड किए जाते हैं, तो आपकी जो शादी है, आप लोग दो लोगों के बीच जो शादी होती है, उसको गवर्न करेगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 5 आता है, जो बताता है कंडीशंस फॉर अ वैलिड मैरिज, जिसमें 5 कंडीशंस बताई गई हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। एक कंडीशन भी अगर आपने वॉयलेट कर दी तो इसका मतलब आपकी जो शादी है या तो वॉइड हो जाएगी या वो वॉइडेबल हो जाएगी, या आम भाषा में कहूँ तो उसको रद्द करार किया जा सकता है, कि जैसे कभी शादी हुई ही नहीं। अब सेक्शन 5 का ना क्लॉज 4 जो है वो बात करता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के लिए, और सेक्शन 5 का क्लॉज 5 बात करता है सपिंडास के बारे में। अब सपिंडास और प्रोहिबिटेड को डिफाइन किया गया है सेम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 3 क्लॉज ई एंड जी में। क्लॉज ई बताता है कि अगर आपके मदर साइड से 3 पीढ़ी तक और फादर साइड से 5 पीढ़ी को हम देखें, मदर एंड फादर को इंक्लूड करके, कोई भी एक कॉमन लीनियर एसेंडेंट अगर निकल गया आपका, तो इसका मतलब आप एक दूसरे के सेपिंडाज हो। और इस कंडीशन को इंक्लूड करने के साथ साथ 2-3 कंडीशंस और हैं, अगर वो भी आ जाती है तो आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाओगे। ये हमारा बताता है सेक्शन 3 का क्लॉज जी। क्या कहता है कि कॉमन लीनियर एसेंडेंट है तो आप तो प्रोहिबिटेड में आ ही जाओगे। इसके अलावा अगर आपकी वाइफ आपके किसी लीनियन एसेंडेंट या डिसेंडेंट की वाइफ रह चुकी है, होने वाली वाइफ जिससे आप शादी करना चाहते हो, वो ऑलरेडी आपके किसी लीनियन एसेंडेंट या डिसेंडेंट की वाइफ रह चुकी है, तो वो आपकी जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगी। या फिर आप अपनी वाइफ की साइड से किसी लीनियन एसेंडेंट या डिसेंडेंट के हस्बैंड रह चुके हैं, तो भी आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ। और या फिर अगर आप एक दूसरे के भाई बहन हो, या फिर जो वाइफ है वो आपके भाई की या आपके पिता की पत्नी रह चुकी है, तो आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आओगे। अब रिलेशनशिप में ब्लड वाले रिलेशनशिप भी आएंगे, जिसमें फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड इंक्लूड होगा, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट भी इंक्लूड होंगे रिलेशनशिप। इसके अलावा जो रिलेशनशिप अडॉप्शन के थ्रू आए वो भी हमारे इसमें आएंगे इंक्लूड। और अगर आपने सेक्शन 5 के क्लॉज 4 या 5 की कोई भी कंडीशन, या तो 4 या 5 वायलेट करते हो, तो आपकी शादी सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर वॉइड डिक्लेयर की जा सकती है कोर्ट की डिक्री से, यानी कि उसे शून्य करार किया जा सकता है, ऐसे कि जैसे कभी शादी हुई ही नहीं आप लोग। अब देखो, ऐसी शादी ना ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं होती है, आपको कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट से डिक्री लेनी पड़ती है। कोर्ट अगर डिक्री देते हैं वॉइड डिक्लेयर करके, तो वो मैरिजेस वॉइड करा कहलाई जाती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप ऐसी शादी को रजिस्टर करवाने जाओगे तो वो रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं होगा, बिकॉज वो वॉइड मैरिजेस है। उन्होंने सेक्शन 5 की कंडीशंस वायलेट करी हैं, 4th और 5th। तो आगे से अगर कोई गोत्र पूछे ना, तो चुपचाप हाँ करके मिलवा लेना। कोशिश यही रहना, भगवान से प्रार्थना करना कि गोत्र ना मिले। अगर सेम गोत्र है तो इसका मतलब आप या तो सपिंडाज एक दूसरे के, या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। और आपकी मैरिजेस जितनी भी है आपके घर में, अगर किसी के आसपास कहीं भी अगर शादी होती है, तो समझ जाना वो वॉइड मैरिजेस की कैटेगरी में है। ध्यान रखिए आगे से, ठीक है? अरे बस किसी की कॉल आ रही है, तो आप ध्यान रखना है ना। हाँ।